नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी में आने वाले कुछ सवालों को देखेंगे जो हमें ऐसा लगता है कि इस बार इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। नीति आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए और ये बताइए कि एक मजबूत राज्य, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसमें नीति आयोग जो है वो कैसे भूमिका निभा रहा है। पहले क्वेश्चन की डिमांड समझो, कुछ मत करो मेरे साथ, पहले सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड समझो। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन। आपको आंसर में वो नहीं लिखना है जो आपको आता है, आपको वो लिखना है जो पूछा गया है। आता तो बहुत कुछ होता है बहुत से बच्चों को, पर आपको वो आंसर लिखना है जो आपसे एग्जामिनर मांग रहा है आंसर, जो वो चाह रहा है कि बच्चे वो उस पॉइंट पे रह के लिखे। आपको नीति आयोग की बारे में लिखना है लेकिन बहुत कम। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एक मजबूत राज्य, एक मजबूत राष्ट्र कैसे बनाते हैं, आपको ये बताना है। पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देंगे नीति आयोग का, आंसर में थोड़ा सा तो नीति आयोग के बारे में बताना पड़ेगा। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। शुरुआत में हम ये लाइन लिखेंगे कि जो नीति आयोग है वो कब बना, कैसे बना, क्या काम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा नहीं। बहुत छोटे से में एक्सप्लेन कर देंगे, लाइक सिर्फ 50 वर्ड में खत्म हो जाए, इतना करना है आपको। आपको अपना आंसर मतलब लाइक 50 में खत्म हो जाए बहुत है। तो आप लिखोगे नीति आयोग। आप चाहो तो नीति की फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे लिख सकते हैं। बताएंगे कि ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसने जो है किसको हटाया था, प्लानिंग कमीशन। ये भी आप ऐड कर सकते हो कि प्लानिंग कमीशन को हटा के ये बनाया गया था, जो कि सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक जो कि सोचता है, विचारता है और फिर सरकार को पॉलिसीज बनाने के लिए बताता है। तो आप ये लिखोगे पहले। फिर आप बिल्कुल छोटे से में ये बताओगे कि नीति आयोग की संरचना में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं। इसके चेयरमैन सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के एलजी, ये सब शामिल होते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं और फिर फाइनल डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो आप ये लाइन को लिखने वाले हैं। नीति आयोग में आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा यहाँ पर ये बताएंगे कि किस तरीके से आप ये इसको मानते हैं। अब आप यहाँ पर अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि जो नीति आयोग है वो इस बिलीफ पे कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पे लिखोगे, 50 वर्ड में वो एक्सप्लेन कर दिया, बाकी के बचे हुए वर्ड में इसको एक्सप्लेन करो। अब आप ये बताएंगे कि नीति आयोग जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक सेतु की तरह उनको जोड़ने का कैसे काम करता है। क्योंकि क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक मजबूत राज्य ही एक राष्ट्र बनाता है। तो अगर हमारे सेंटर, हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में अगर संबंध अच्छे होंगे और दोनों मिल करके काम करेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या बताओगे। नीति आयोग जो है बहुत अलग अलग तरीके से इंडेक्स निकालता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दिए हैं एग्जाम्पल, वाटर मैनेजमेंट, स्टेट के ऊपर, राज्य का स्वास्थ्य का, समग्र जल प्रबंधक सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, नवाचार सूचकांक, ऐसे निकालता है। और जिसके तहत क्या होता है, हर स्टेट के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है और वो प्रतिस्पर्धा ही यहाँ पर क्या लेकर के आती है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। प्लस ये जो है टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ये प्रौद्योगिकी को किस तरीके से उन्नयन करना है, उस पर कैसे निर्माण करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि जो एसडीजी है हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत व्यापक विकास पे सिर्फ लिखी ही नहीं हुई है, उसके ऊपर काम भी करती है, उसके ऊपर लक्ष्य को पूरा करने की भी कोशिश करती है। तो ये है नीति आयोग का इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीति आयोग बनाया ही इस वजह से गया था। और आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि नीति आयोग के अंदर एक अलग से टीम इंडिया हब है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये लिखोगे आप इसको,
टीम इंडिया हब है, जो यहाँ पर क्या काम करती है, ये सारे के सारे राज्यों को एक ग्लू की तरह आगे जोड़ के एक राष्ट्र में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। एग्जाम्पल आप ये सारे लिखोगे, एग्जाम्पल आप और क्या दे सकते हो समझिएगा। यहाँ पर जो है नीति आयोग के आप एग्जाम्पल देके बताओगे कि नीति आयोग ने जो है एग्रीकल्चर में काफी सारे रिफॉर्म करे हैं, एग्रीकल्चर का आप बताओगे। दूसरा आप यहाँ पर बताएंगे नॉर्थ ईस्ट और जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें भी बढ़ावा देने की नीति आयोग ने पूरी पूरी कोशिश की है। तीसरा ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आई हूँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर लेकर के आएगा, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का यहाँ पर सहयोग है। ठीक है, ये आप बताएंगे। फिर आप इसमें एक और एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर आईलैंड्स का। आईलैंड्स जो है हमारे द्वीप जो है, भारत के द्वीपों को आगे बढ़ने के लिए नीति आयोग ने काम किए हैं। तो आप ये बताएंगे कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्या दिखाती हैं, ये आपको ये बताती हैं कि जो हमारी नीति आयोग है वो इन सब चीजों में यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए आप एक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश के, सहकारी संघवाद। आप ये एक एक्सप्लेन करेंगे, नीति आयोग सहकारी संघवाद, इंग्लिश में लिखेंगे सब लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके मॉडल पर तैयार की गई है। क्या है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? दोनों का केंद्र, राज्य और राज्य राज्य, ठीक है, केंद्र राज्य और राज्य दोनों के बीच में जो है किस तरीके से यहाँ पर रहना चाहिए, जो जितनी भी यहाँ पर जो है राज्य और केंद्र है उनके बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए नीति आयोग बनाया गया है, जो कि यहाँ पर क्या फोकस करती है, फेडरलिज्म, संघवाद को। संघवाद भी कैसा, सहकारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर छोड़ दिया गया, यहाँ पर उनको जो भी यहाँ पर राज्यों की समस्याएं हैं, राज्यों की समस्याओं को हल करने के ऊपर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप लिख सकते हो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक ऐसा यहाँ पर एक नमूना है, एक नया यहाँ पर अवधारणा है, जिसमें ये बताया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। नो वन इज अबव, नॉट नॉट एनी सेंटर, नॉट एनी स्टेट, राइट। ये आपको यहाँ पर बताना है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, कोविड-19 के समय में भी जो नीति आयोग ने वो इसके ऊपर काफी सारे काम यहाँ पर किए थे, पीएम केयर फंड में यहाँ पर दान दिया गया था, और इस तरीके से जो है ये उल्लेखनीय है कि ऐसा कुछ किया गया है। तो सहकारी संघवाद को आप अपने हिसाब से इसमें भी एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा आंसर अपने आप में डिमांड ही इस चीज की कर रहा है कि आपको अपने पूरा एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज के बारे में पूरा बताना है कि कब कब क्या क्या चीज कैसे कैसे होती गई है। ठीक है, आपको सहकारी संघवाद की सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य भूमिका को यहाँ पर समझाना है। ठीक है ना, इसको समझाना है कि ये क्या है, कब आई, इसमें किसने कैसे इसके ऊपर बल दिया, वो बल देने के ऊपर आपको इसके अंदर समझाना है। और लास्ट में आपको ये भी बताना है इसके अंदर कि जो सहकारी ये जो अभी यहाँ पर हुआ है, नीति आयोग इसको कैसे सुनिश्चित करती है, वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स आपको मैंने बहुत सारे दिए हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्य और केंद्र के बीच में ना मारा मारी होने लगती है, तो उस समय में जो है ये नीति आयोग का रोल यहाँ पर देखने को आता है। क्योंकि कोई देखो, अभी हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पर ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां पर कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जहां पर केंद्र को संघर्ष करना पड़ता है या राज्य को संघर्ष करना पड़ता है वहां पे ठीक करने के लिए। लेकिन ऐसा जो है उस समय तालमेल बिठाने का जो है यहाँ पर योगदान किसका आता है, नीति आयोग का। उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है कि नीति आयोग ये काम करती है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ये यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, वही एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगी, इससे हम ये कह सकते हैं। फिर आप इसमें ये भी बताओगे कि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, आप बताओगे यहाँ पर नीति आयोग के अंदर जो है यहाँ पर कुछ जो है प्रायोजित परियोजनाओं के लिए यहाँ पर कुछ मुख्यमंत्रियों का एक उप समूह बनाया गया है, जिसमें जिसकी जो जरूरत है
उसके हिसाब से उनको वहां पर पैसा दिया जाता है। जैसे अब एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। केरला में उसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि केरला में ऑलरेडी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है जो वहां का, वो ऑलरेडी हाई है। तो इस स्कीम का रेलिवेंस आप सोचो, दिमाग लगाओ अपना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि इस स्कीम का रेलिवेंस केरला के लिए तो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि केरला में जो है इस तरीके की चीजें हैं, मतलब केरला में जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा। लेकिन अगर आप इस चीज का हरियाणा में लिंक देखो तो हरियाणा में इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर एक जो इसका पूरा एक प्लान तैयार किया जाएगा, जो इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, वो उसके हिसाब से किया जाएगा जो जिस स्टेट की जितनी रिक्वायरमेंट होगी। एक स्टेट की जरूरत के मुताबिक उसका पूरा एक प्रायोजना तैयार की जाएगी। ये है नीति आयोग का काम। नीति आयोग ऐसा नहीं है कि टॉप पे रूल बन गए और बॉटम पे, निचले स्तर पे उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपरी स्तर पे रूल बन गया और उसको लागू कर दिया, नहीं। यहाँ पर जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो पहले निचले स्तर पे बनाया जाता है, फिर उसको आते आते टॉप तक अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये नीति आयोग का रोल है। तो नीति आयोग यहाँ पर इस तरीके से काम करती है। पूरा आप आंसर ऐसे लिखेंगे, पहले आप नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे, फिर बढ़ते बढ़ते आप उसको, जो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल दिए हैं वो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। क्लियर हुआ सबको ये आंसर कैसे लिखना है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई चांस भी है इससे सवाल बन सकता है। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास है कि नीति आयोग के ऊपर कोई ना कोई एक प्रश्न तो पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सब लोग इसको लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन आपके सामने है, कंटेंट आपको मैंने दे दिया, लिखने का तरीका आपको बता दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अपने जो भी आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लो वहां पे लिखो, अपना टाइमर लगाओ 15 मिनट का, और उसमें आप लिखने की कोशिश करो इस पूरे आंसर को। कोशिश करो कि आप क्या इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको पता है, क्या आप वो लिख पा रहे हो सही तरीके से, मतलब आपको समझ में आ रही है सारी चीजें। वो जरूरी है, अपनी एक चेक करना बहुत जरूरी है अपने आंसर को। तो ये आपका एक तरीका रहेगा पूरे आंसर को लिखने का। चलिए, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।